अनिल, क्या आप जानते हैं सर्विस प्रॉमिस है क्या? नहीं दिव्या मैम, पूरी तरह से नहीं। मुझे सर्विस प्रॉमिस के बारे में थोड़ा बहुत ही पता है। तो मैं आपको स्पष्ट रूप से समझाती हूँ। सर्विस प्रॉमिस यानी सेवा का वादा कस्टमर को आश्वासन देना है कि सही समय के भीतर उत्पाद की सुनिश्चित क्वालिटी और क्वांटिटी को पहुंचाया जाएगा। यह सर्विस प्रॉमिस के घटक हैं। सबसे पहले वो डिलीवर करें जो कस्टमर चाहता है। डिलीवरिंग की प्रक्रिया यह है कि यह दूसरों की तुलना में कैसे बेहतर हो सकता है। यह सब स्पष्ट, संक्षिप्त और समझने में आसान होना चाहिए। अगला, ये यादगार, सार्थक और जो प्राप्त हो सके ऐसा होना चाहिए। सर्विस प्रॉमिस कंपनी के मिशन और लक्ष्यों के अनुरूप होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, सर्विस प्रॉमिस वो वादा है जो व्यवसाय अपने कस्टमर को एक क्वालिटी उत्पाद को सही समय पर पहुंचाने का करता है। यह वह संदेश है जो व्यवसाय अपने कस्टमर्स को देता है उत्पाद की परचेज के निर्णय से पहले। सर्विस त्रिकोण में 3 आयाम शामिल हैं, जो हैं इंटरनल मार्केटिंग, एक्सटर्नल मार्केटिंग और इंटरैक्टिव मार्केटिंग। आप सर्विस त्रिकोण में कंपनी, कर्मचारियों और कस्टमर्स के संबंध को भी नोटिस कर सकते हैं। इसमें कहा गया है कि कंपनी कस्टमर से वादा करती है, लेकिन ये वादे कर्मचारियों द्वारा ही पूरे किए जाते हैं। यदि कंपनी अपने कर्मचारियों की देखभाल करती है, तो उनके कर्मचारी एक्सटर्नल मार्केटिंग द्वारा कंपनी की ओर आकर्षित होने वाले कस्टमर्स की देखभाल करने के लिए और लगन से काम करने की अधिक संभावना रखते हैं। मैम, क्या सर्विस प्रॉमिसेस एक एंटरप्रेन्योर के लिए इतने महत्वपूर्ण हैं? बिल्कुल अनिल, किसी भी एंटरप्रेन्योर को सर्विस प्रॉमिसेस के लिए लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। लक्ष्य निर्धारित शुरू होता है सेवाओं में निरंतरता को प्रोत्साहित करके, इसके बाद फायदेमंद मानकों की पहचान करके, उसके बाद परफॉर्मेंस की मेजरमेंट को सक्षम करें। ग्राहक को संतुष्ट करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ग्राहकों की अपेक्षाएं पूरी हों। सर्विस डिलीवरी को सर्विस प्रॉमिस जितना या उससे ज्यादा होना चाहिए। सर्विस प्रॉमिसेस ग्राहकों और कर्मचारियों दोनों को लक्ष्य निर्धारित करने में सक्षम बनाते हैं। ग्राहकों को उनकी अपेक्षाओं और कर्मचारियों के लिए लक्ष्य को पूरा करने के संदर्भ में। जैसे कि सर्विस प्रॉमिसेस ग्राहकों से संवाद किए गए संदेशों के माध्यम से डॉक्यूमेंट किया जाता है। वे सुनिश्चित करते हैं कि अपेक्षाएं निरंतर रहें। कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करना होता है कि बाहरी संचार झूठे साबित ना हो। उन्हें लगातार उन तक पहुंचना होता है। ग्राहक जानते हैं कि यदि व्यवसाय सर्विस प्रॉमिसेस से बेहतर परफॉर्म करते हैं तो उनको पुरस्कृत करना चाहिए। और जैसे कि वे किए गए वादों की कर्मचारियों की परफॉर्मेंस से लगातार तुलना करते हैं, परफॉर्मेंस को आसानी से मापा जा सकता है। अगला काम है प्रॉमिस को सेट करने का। प्रॉमिस सेट करना, हम ये कैसे कर सकते हैं मैम? मैं आपको समझाती हूँ। प्रॉमिस को सेट करने के लिए पहले ग्राहक की जरूरतें पहचानें, फिर उत्पाद की विशेषताओं के साथ ग्राहक की जरूरतों का मिलान करें। हमेशा वास्तविक अपेक्षाएं निर्धारित करें। इन उम्मीदों में ट्रेडिशनल मार्केटिंग कम्युनिकेशन शामिल है, जैसे बिक्री और प्रचार, विज्ञापन और इंटरनेट और वेबसाइट संचार। प्रॉमिसेस को सेट करने के लिए कंपनियों को ग्राहकों की जरूरतों के साथ साथ उनकी खुद की क्षमताओं को पहचानना होगा और उनका मिलान कराना होगा। एक बार जब वे ग्राहक की विभिन्न आवश्यकताओं को हल करने वाली उत्पाद विशेषताओं को खोजने में सक्षम होते हैं, तब उन्हें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि ग्राहकों को एक मैसेज दिया जाए कि ये सर्विस उन्हें सभी चैनलों पर, सभी स्तरों पर वितरित किया जा सकता है। इसके बाद आता है प्रॉमिसेस यानी वादों को सक्षम करना। प्रॉमिसेस को सक्षम करने के लिए सही लोगों को काम पर रखना होगा। फिर सर्विस को डिलीवर करने के लिए रिक्रूट्स को प्रशिक्षित और विकसित करना होगा। आपको कर्मचारी सशक्तिकरण के बारे में भी जांच करनी होगी। ये पुरस्कार और प्रोत्साहन के साथ उचित टेक्नोलॉजी और उपकरण प्रदान करके प्राप्त किया जा सकता है। जो वादे किए गए हैं वे केवल तभी दिए जा सकते हैं जब कर्मचारी इन वादों को पूरा करने में सक्षम हो। अगला है प्रॉमिस को डिलीवर करना। वादों को पूरा करने के लिए किसी को क्या करना चाहिए मैम? प्रॉमिस को डिलीवर करने के लिए
आपको आवश्यकता होगी सेवा उत्कृष्टता, विश्वसनीयता, जवाबदेही, सहानुभूति, आश्वासन, टैंजिबल्स और ग्राहक अनुभव। ग्राहक को सर्विस से संतुष्ट महसूस करवाने के लिए यह आवश्यक है कि सर्विस प्रदाता विश्वसनीय, उत्तरदायी, सहानुभूतिपूर्ण हो और ग्राहक को आश्वस्त करें। सर्विस के टैंजिबल कंपोनेंट्स सर्विस के अनुभव को बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ग्राहक का अनुभव इस बात पर निर्भर करता है कि जब ग्राहक विभिन्न बिंदुओं पर व्यवसाय के साथ बातचीत करता है तो कंपनी द्वारा तय किए गए वादे पूरे हुए हैं या नहीं। अगर सर्विस अपेक्षाओं को पूरा करती है तो ग्राहक संतुष्ट है। यदि सर्विस का अनुभव उतना अच्छा नहीं है जितना कि इससे उम्मीदें थी, ग्राहक असंतुष्ट है। लेकिन यदि सर्विसेज का अनुभव ग्राहक की अपेक्षाओं से अधिक है तो वह खुशी का अनुभव करते हैं। अब अनिल, कस्टमर्स को वादे डिलीवर करने की रणनीतियां होती हैं। ये क्या रणनीतियां हैं, दिव्या मैम? इन रणनीतियों को एक के बाद एक प्रक्रियाओं के द्वारा संरचित किया जाता है। आइए इन चरणों की जांच करें। अब ग्राहकों को दिया गया वादा पूरा करने के लिए उनकी अपेक्षाओं को पूरा करना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपको सुनने और कार्रवाई करने की आवश्यकता है। ग्राहकों की अपेक्षाओं को समझने के लिए और उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार एनालिटिक्स का उपयोग करें। इसके बाद एक व्यापक समझ रखने के लिए विभिन्न ग्राहकों का सामना करने वाले विभागों के बीच संचार सुनिश्चित करें। अगर कोई प्रॉमिस पूरा नहीं हो पाता तो माफी मांगे और ग्राहक को इसे अपने नोटिस में लाने के लिए धन्यवाद दें और उनकी उम्मीदों से परे जाकर उन्हें पुरस्कृत करें। ग्राहकों को समझाने और स्टैंडर्ड्स को स्थापित करने के लिए कर्मचारियों को शामिल करें। अपनी योजनाओं का लगातार अभ्यास करें। कर्मचारियों को पुरस्कृत करें और पहचानें। यदि आवश्यक हो तो स्टैंडर्ड्स फिर से अपडेट करें और अपडेट करे स्टैंडर्ड्स को ट्रेन करें। अनिल, क्या आप जानते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर को ग्राहकों की जरूरतों की पहचान क्यों करनी चाहिए? बहुत स्पष्ट रूप से नहीं, क्या आप इसे समझा सकती हैं मैम? सबसे पहले उपभोक्ताओं के लिए जरूरतें उपयुक्त हैं, ना कि उत्पाद। मकसद है ग्राहक के परचेज निर्णय को बढ़ाना। ये ग्राहक की संतुष्टि और वफादारी सुनिश्चित करता है। ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकताओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। यह समय के साथ और ग्राहकों के बीच बदलता रहता है। इनोवेशन जो ग्राहकों की आवश्यकताओं का पालन करता है व्यवसाय को वैल्यू देता है। इससे ग्राहकों की शिकायतें कम होती हैं। ग्राहकों को खरीदारी करने या ना करने के अपने फैसले में उनकी जरूरतों द्वारा निर्देशित किया जाता है। ग्राहकों की जरूरतें व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि प्रोडक्ट या सर्विसेज को ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार डिजाइन किया जाता है जो ग्राहक को लंबे समय तक संतुष्ट करने में सक्षम होते हैं। जबकि उत्पादों को स्टैंडर्डाइज किया जाता है, ग्राहक की आवश्यकताएं बिल्कुल अलग होती हैं और समय के साथ भिन्न हो सकती हैं। उदाहरण के लिए एक ग्राहक को आज एक सामान्य स्मार्टफोन की आवश्यकता हो सकती है, उसे कुछ समय में एक उच्च स्तरीय यानी हाई एंड स्मार्टफोन की आवश्यकता होगी क्योंकि उनकी नौकरी की भूमिका बदल गई है। ग्राहकों की जरूरतों का ध्यान रखने से व्यवसायों को समाधान पेश करने में मदद मिलती है। ये ग्राहक के लिए मूल्य यानी वैल्यू है और विक्रेता के लिए भी। उदाहरण के लिए उबर और ओला जैसी कैब बुकिंग सर्विसेज अस्तित्व में आई और सफल रही क्योंकि उन्होंने आसान परिवहन बुकिंग की आवश्यकता को पूरा किया। अनिल, क्या आप जानते हैं कि जिस उत्पाद का आप समर्थन कर रहे हैं, ग्राहक उन उत्पादों से क्या चाहते हैं? मेरा मानना है कि ये ग्राहकों की प्रोडक्ट की जरूरत से काफी मिलता जुलता है। बहुत सी चीजें और उनमें से ज्यादातर चीजें छिपी हुई होती हैं। ग्राहक की उत्पादों से क्या जरूरतें हैं, ये व्यवसाय के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। उसके लिए हमें कई चीजों को जानना होगा। इन बहुत सी चीजों को कार्यक्षमता के साथ शुरू किया जा सकता है। क्या ये समस्या को हल कर रहा है? फिर कीमत, क्या ये बजट में फिट बैठता है? अगला सुविधा है, क्या ये एक सुविधाजनक उपाय है? उपयोगकर्ता का अनुभव कैसा है? फिर आता है डिजाइन, विश्वसनीयता, परफॉर्मेंस और अनुकूलता। अंत में आती है दक्षता यानी एफिशिएंसी। क्या उत्पाद उपयोग करने के लिए कुशल है? ग्राहकों को उत्पाद से कार्यात्मक समाधान की आवश्यकता होती है। जैसे कि अगर ग्राहक को फोन से अच्छी पिक्चर्स की आवश्यकता है तो क्या उत्पाद में अच्छी कैमरा क्वालिटी है?
ये खरीद करने के लिए सुविधाजनक होना चाहिए और उपयोग का अनुभव विश्वसनीय होना चाहिए, उम्मीदों पर खरा होना चाहिए और ग्राहकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले अन्य उत्पादों के साथ कंपैटिबल होना चाहिए। उदाहरण के लिए, आप जिस नए ऐप को बेचने की कोशिश कर रहे हैं वे ग्राहक के ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि एंड्रॉयड, विंडोज या iOS के साथ कंपैटिबल होना चाहिए। क्या कर्मचारी ग्राहक की तरह सोच रहा है कि ग्राहकों को मुख्य रूप से सर्विसेज में क्या चाहिए? उदाहरण के लिए, यदि कोई ग्राहक किसी जरूरी लेन देन के लिए बैंक में जाता है और वहां कर्मचारी अन्य उत्पादों को बेचने की कोशिश करता है तो ग्राहक निराश महसूस करता है और स्थिति को कंट्रोल में नहीं पाता। इसलिए कर्मचारियों को ग्राहक के प्रति सहानुभूति रखकर कार्य करने की आवश्यकता होती है। यह उचित शर्तों को सुनिश्चित करता है, उत्पाद से संबंधित निर्णयों में पारदर्शिता लाता है और ग्राहक को प्रोडक्ट या सर्विस विकल्पों के बारे में ठीक से शिक्षित करता है। ग्राहक की सेवाओं से आवश्यकताओं के बारे में चर्चा करते हैं। मेरा मानना है कि ये ग्राहकों की प्रोडक्ट की जरूरत से काफी मिलता जुलता है। नहीं, सर्विसेज से ग्राहकों की जरूरतें बिल्कुल अलग हैं। मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले है सहानुभूति। क्या कर्मचारी ग्राहकों को समझते हैं? फिर आती है निष्पक्षता। क्या ग्राहकों के लिए उचित शर्तें हैं? साथ ही आपको पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी की जांच करनी चाहिए। क्या ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट संबंधी निर्णय के बारे में पारदर्शी है? एक एंटरप्रेन्योर को जानने के लिए आवश्यक कारकों का अगला स्तर नियंत्रण, विकल्प और जानकारी है। क्या ग्राहक सशक्त महसूस करता है? ऑप्शंस के रूप में क्या उनके पास विकल्प या इसके और प्रकार हैं? जानकारी के रूप में क्या ग्राहक प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में शिक्षित महसूस करता है? इसके बाद आता है कि ग्राहकों की जरूरतों को कैसे पहचाना जाए। तो जरूरतों को समझने के लिए मौजूदा डेटा का उपयोग करें। कर्मचारियों से पूछें कि उनके संपर्क के ग्राहकों की क्या आवश्यकताएं हैं। फिर उत्पाद के प्रयोग की प्रक्रिया को मैप करें। अब जो प्रश्न उठते हैं, उत्पाद अधिग्रहण, उपयोग और डिस्पोजल के दौरान के क्या कदम हैं। फिर आता है कि पेन पॉइंट्स क्या हैं। ये ग्राहक को देखकर और ग्राहक को इंटरव्यू करके किया जा सकता है। उसके बाद आपको एक सर्वेक्षण करने की आवश्यकता होती है और ग्राहक की जांच के लिए एक डायरी भी रखनी होती है। डायरी को बनाए रखा जाना चाहिए रूट समस्या की पहचान करने के लिए, ना कि लक्षणों की। पूछिए क्यों, मीन्स एंड विश्लेषण, प्रतियोगी विश्लेषण और ग्राहक आवश्यकता विश्लेषण की जांच करें। ग्राहकों की जरूरतों की पहचान करने के लिए व्यवसायों को पहले से मौजूद डेटा जैसे कि ग्राहक समीक्षा, शिकायत और प्रतिक्रिया के साथ शुरू करना चाहिए। तब व्यवसाय को पहले उन लोगों से बात करके ग्राहकों की जरूरतों को बारीकी से समझने की कोशिश करनी चाहिए जो ग्राहकों के संपर्क में हैं, जैसे कि सेल्स के व्यक्ति। फिर ग्राहकों की स्वयं जांच करें और यह समझने की कोशिश करें कि कोई ग्राहक आपके उत्पाद क्यों खरीदे और उसका उपयोग कैसे करेगा। जब विशेषताओं, लाभों और मूल्यों की बात आती है तब कंपनी को इस मामले को ध्यान से देखना चाहिए। इस प्रक्रिया में व्यवसायों को वास्तविक कारणों को समझने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और ग्राहक की बातचीत की प्रक्रिया में विभिन्न पॉइंट्स को मैप करना चाहिए और ग्राहक की जरूरतों को पूरा करने के लिए पेन पॉइंट्स को उपयोग करना चाहिए। अनिल, क्या आप जानते हैं कि एक ग्राहक वैल्यू को कैसे परिभाषित करता है? ग्राहक की नीड स्टेटमेंट लिखना? हम ये कैसे करते हैं मैम? एक ग्राहक यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस को देखते हुए वैल्यू को परिभाषित करता है। यहाँ जो प्रश्न उठ सकते हैं वे यह है कि क्या उत्पाद ग्राहकों के बीच और समय के साथ साथ अच्छा काम कर रहा है? क्या ये कार्रवाई योग्य है? क्या यह स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण है? क्या यह सिर्फ जरूरत के बारे में बताता है और समाधान के बारे में नहीं? मूल्य यानी वैल्यू को ग्राहक के दृष्टिकोण से प्रभाषित और मापा जाना चाहिए, नहीं तो ये छिपे हुए अवसरों की पहचान करने और अन्य मार्केटिंग और विकास की गतिविधियों को करने के लिए एक बेकार इनपुट है। भौगोलिक स्थान, लिंग और आय स्तर की परवाह किए बिना सभी ग्राहकों के लिए इसकी परिभाषा रेलेवेंट होनी चाहिए। किसी उत्पाद की मूल आवश्यकता को समय के साथ जल्दी जल्दी नहीं बदलना चाहिए, या यह एक ऐसा लक्ष्य होगा जो हिट करना असंभव है। सिर्फ यह पता लगाना है कि उत्पाद अधिक विश्वसनीय, आरामदायक
या उपयोग करने में आसान होना चाहिए। इनपुट जो प्रत्येक ग्राहक अलग अलग परिभाषित करता है, इंजीनियरों और डिजाइनरों के कार्य का मार्गदर्शन करने के लिए बहुत कम है। यदि आप वैल्यू नहीं माप सकते तो आप ये नहीं जान पाएंगे कि क्या आप वैल्यू बनाने की दिशा में हैं। ग्राहक की आवश्यकता सटीक और पर्याप्त होनी चाहिए ताकि जो भी इसे पढ़े वह अपने अर्थ की व्याख्या पर पहुंचे। एक बिन पूरी हुई आवश्यकता को हम नहीं पहचान सकते अगर उसी में समाधान है। अब आइए सीखते हैं कि ग्राहक की नीड स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं। ग्राहक की नीड स्टेटमेंट लिखना, हम ये कैसे करते हैं मैम? मैं आपको समझाती हूँ। ग्राहक की जरूरतों को उस काम के रूप में लिखा जाना चाहिए जिसे वे करना चाहते हैं। नीड स्टेटमेंट में टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट या सर्विस सुविधा का समाधान शामिल नहीं होना चाहिए। नीड स्टेटमेंट संक्षिप्त होना चाहिए और अस्पष्ट नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ यह एक समय में एक जैसा होना चाहिए। ये नीड स्टेटमेंट डिजाइन, मूल्य प्रस्ताव की पहचान और बेचने के लिए इनपुट की तरह काम करता है। आपको ये याद रखना चाहिए कि कोई ऐसा कंसिस्टेंट स्टैंडर्ड नहीं है जो केवल एक तरह की आवश्यकता को परिभाषित करता है। उसका उद्देश्य, संरचना, सामग्री और प्रारूप क्या होना चाहिए। हालांकि कंपनियां ग्राहकों से बात करती हैं, लेकिन उनके द्वारा इकट्ठा किए गए इनपुट्स उद्देश्य, संरचना, सामग्री और प्रारूप में भिन्न होते हैं, जो परिवर्तनशीलता को लाता है और ये नवाचार प्रक्रिया को पटरी से उतार सकता है। इसके बाद उत्पाद से ध्यान हटाकर उस कार्य के एग्जीक्यूशन के लिए किए गए प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है जो प्रोडक्ट या सर्विस ग्राहक के लिए करना चाहता है। समाधान ऐसे साधन हैं जिनके द्वारा अपूर्ण आवश्यकताएं संतुष्ट की जा सकती हैं। इसलिए समाधान स्वयं नीड स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं हो सकते। नीड स्टेटमेंट में ऐसे शब्द शामिल नहीं होने चाहिए जिनकी व्याख्या ग्राहक जनसंख्या या कंपनी के भीतर कार्यात्मक क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से की जा सकती है। इसे आवश्यक स्टेटमेंट के इरादे के अनुसार असहमति हो सकती है। किसी भी क्रिया, वस्तु या गतिविधि के लिए एक जैसे शब्दों का प्रयोग अलग अलग स्टेटमेंट में किया जाना चाहिए और एक कंसिस्टेंट फॉर्मेट में होना चाहिए। अब अनिल, आइए ग्राहक की जरूरतों को हल करना सीखें। हाँ मैम, क्या आप बता सकती हैं कि ग्राहक की जरूरतों को हल करने के क्या मापदंड हैं? मैं इस क्षेत्र की कुछ आवश्यकताओं का वर्णन करती हूँ। ग्राहकों की जरूरतों का हल करने के लिए सबसे पहले कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। दूसरा, ग्राहक के धैर्य की जांच करने के लिए लगातार इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगला चरण ग्राहक को उत्पाद के बारे में शिक्षित करता है और साथ ही ग्राहक को उत्पाद को खरीदने के बाद अपनाने में मदद करता है। कुछ अन्य आवश्यकताएं हैं आदर्श ग्राहक की पहचान करना, फिर ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना। यह जांचने के लिए कि सभी ग्राहक आपके उत्पादों के साथ सहज हैं, आपको एक सक्रिय सर्विस संरचना की आवश्यकता है। फिर आपको संचार यानी कम्युनिकेशन की रणनीतियों को तैयार करने की आवश्यकता होगी। संचार रणनीतियों का निर्माण ग्राहकों की प्रतिक्रियाओं और ग्राहकों की शिकायतों, सुझावों का उपयोग करके किया जाता है। इससे आपको ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझने में मदद मिलेगी। ग्राहक की पहचानी गई जरूरतों को हल करके उनका लाभ उठाना चाहिए। व्यवसाय प्रोडक्ट इनोवेशन के माध्यम से ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, जबकि सभी ग्राहकों को ऐसे समाधानों की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में कम्युनिकेशन द्वारा इनकंसिस्टेंट आवश्यकताओं का निर्माण ना करें और यह सुनिश्चित करें कि ग्राहक को इस बात की जानकारी हो कि प्रोडक्ट या सर्विस उनकी किन आवश्यकता को पूरा कर सकता है। हालांकि कंपनियों को ग्राहक संबंध बनाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उन्हें ऐसा केवल उन ग्राहकों के साथ करना चाहिए जो व्यवसाय के लिए मूल्यवान हो। यह भी ध्यान रखें कि सभी ग्राहक व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण नहीं होते, इसलिए उन ग्राहकों को पहचानने की जरूरत है जो लॉन्ग टर्म में मूल्यवान होंगे और उन्हें पेश किए जाने वाले उत्पाद की जरूरत हो सकती है। यह इस धारणा को सामने लाता है कि क्या ग्राहक प्रोडक्ट या सर्विस द्वारा प्रदान की जा रही वैल्यू के लिए भुगतान करने को तैयार है। अनिल, इतना जानने के बाद मैं सभी कारकों को एक साथ लाना चाहूंगी ताकि आप कारकों का बेहतर विश्लेषण कर सकें। ये बहुत अच्छा रहेगा दिव्या मैम। सभी ग्राहकों को
किसी की जरूरत होती है जो उन्हें सफल इनोवेशंस के बारे में बता सके। सबसे पहले प्रोडक्ट और सर्विस विशेषताओं से ग्राहक की क्या जरूरतें हैं इसको स्पष्ट करें। अगला, ग्राहक की जरूरतों की पहचान करने के लिए उत्पादन फ्लोर में सेल्स टीम या कर्मचारियों से सेकेंडरी डेटा प्राप्त करें। ग्राहक टच पॉइंट पर कर्मचारियों का उपयोग करें। ग्राहक से उत्पाद की आवश्यकताओं के बारे में पूछें जो आप उन्हें बेच रहे हैं। उसके बाद प्रतियोगी और उनके उत्पादन का विश्लेषण करें जिनका वे समर्थन कर रहे हैं। प्रतियोगी विश्लेषण के बाद आपको अपने कर्मचारियों को ग्राहक की जरूरतों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की आवश्यकता है। काम का अगला स्तर वैल्यू को सॉल्व करना है। उसके लिए आपको कंसिस्टेंट होने की आवश्यकता है। उसके लिए आप ग्राहक को शिक्षित कर सकते हैं और उनके साथ लंबे समय तक चलने वाले संबंध बना सकते हैं। कुल मिलाकर व्यवसायों के लिए ग्राहकों की जरूरतों की पहचान करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जरूरतें ही इनोवेशंस और मौजूदा उत्पादों के साथ ग्राहकों की संतुष्टि को बढ़ावा देते हैं। इन जरूरतों की पहचान के लिए व्यवसाय को सेकेंडरी डेटा और ग्राहक या प्रतिस्पर्धी से प्राप्त डेटा दोनों का उपयोग करना चाहिए। एक बार जब इन जरूरतों की पहचान हो जाती है, तब उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए और जो ग्राहक की वैल्यू के लिए होते हैं, उन्हें लगातार हल किया जाना चाहिए। Now we will discuss how the seller or entrepreneur should approach questions and concerns from the customer. Yes, ma'am. How should we handle questions and concerns of customers? Let me explain that to you. Handling questions and concerns of customers is an important phase in the selling process, as it involves being aware and also being prepared to make the difference between trying to push a product versus the customer themselves asking for the product. Selling is most effective when you are seen as an advisor. As an advisor, you really don't need to peddle the product to the customer. As you gain more experience, you can become a trusted advisor to the customer. When the customer has developed a deep faith in you, sales happen automatically. The question now is how to become a trusted advisor. For that, you need to understand the concerns of customers. You need to be able to answer questions of customers confidently. At the same time, you need to address concerns of the customers. The key to success in selling is when you can become the solution provider and as well as the trusted advisor of the customer. As your relationship develops with the customer will see you as the source of information and solution. Then, the customer himself or herself will ask for your product or service. It is simple if you can work that out. For example, a customer wants to apply for a passport but does not understand the process. If you are able to give correct information, anticipate and handle the customer's questions and address his or her concerns, the customer will see you as a trusted advisor in passport services. He or she will automatically approach you for passport application help. Now, how to anticipate the questions of the customer? Well, don't wait for the customer to ask questions. Anticipate the questions yourself and prepare answers for the customer. You can do that by making a list of frequently asked questions or frequently asked questions simply called FAQs. Based on past experience, you can also prepare a list of questions which are common but important. Many times, you will find that some simple questions may have complex answers. For that, you need to think of follow-up questions and their answers. That would be homework for you to please the customers in their requirements. अब हम चर्चा करते हैं कि प्रश्नों को सुना कैसे जाए। क्या ग्राहकों के सवालों को सुनने की भी कोई प्रक्रिया होती है, मैम? हाँ है, मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। प्रश्नों को सुनने में शामिल है एक्टिव यानी सक्रिय सुनना, ग्राहक की शारीरिक भाषा देखना और प्रश्न के स्वर और भावनाओं को समझना। प्रश्न के इरादे को समझने पर ध्यान दें। यदि आवश्यक हो तो पुष्टि करने के लिए आप प्रश्न को दोहरा सकते हैं। यदि प्रश्न स्पष्ट नहीं है तो स्पष्टीकरण के लिए पूछें। एक बार जब आप प्रश्न को समझ गए हैं तो पुनः वाक्यांश दें और पूछें
कि आपने प्रश्न को सही ढंग से समझा है कि नहीं। अब आपको उत्तर तैयार करने की आवश्यकता है। प्रत्याशित प्रश्नों के लिए बने बनाए उत्तर तैयार रखें। फिर उत्तर देने के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त करने का होमवर्क करें। आपको सकारात्मक रहने की आवश्यकता है, भले ही प्रश्न जटिल हो। आप दूसरों के बारे में बात करके शुरू कर सकते हैं जिनके पास भी समान प्रश्न थे। आश्वस्त करें कि आपके पास इसका उत्तर या समाधान है। उत्तर बताएं और पॉइंट पर रहें। उन सवालों के जवाब ना दें जो ग्राहक ने पूछे ही ना हो। इसके बाद उन चिंताओं और शिकायतों का सामना करना पड़ता है जो कि महत्वपूर्ण फीडबैक हैं उत्पाद, सेवा या सूचना के बारे में। चिंताओं और शिकायतों को समझने की कोशिश करते हुए यह ग्राहक को समझने का भी एक अवसर है। इस अवसर का उपयोग वफादार ग्राहक बनाने के लिए किया जा सकता है, या इस अवसर का उपयोग प्रोडक्ट या सर्विस को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। इस अवसर का उपयोग सकारात्मक प्रचार के लिए भी किया जा सकता है। अब जैसे रोकथाम इलाज से बेहतर है, शिकायतों का विश्लेषण करने के बाद आप समझ सकते हैं कि समस्या की प्रकृति, आवृत्ति और गंभीरता भविष्य में इसे बेचने में मदद कर सकती है। चिंता को बढ़ाने से बेहतर है समय रहते चिंता का शमन। यदि विश्लेषण से भी समस्या को नहीं बचाया जा सकता है तो इसे संभालने की प्रक्रिया ग्राहक की नकारात्मकता को कम करने में मदद करेगी। किसी स्थिति को बेहतर ढंग से संभालने के लिए आपको ग्राहक द्वारा सामना की गई कठिनाइयों के लिए माफी मांगने की जरूरत है, और उसके बाद आपको ग्राहक को एक समाधान खोजने और प्रदान करने की आवश्यकता है। चिंता या शिकायत सुनने से यह जांचने में मदद मिलती है कि समाधान काम करता है या नहीं, क्योंकि अंतिम उद्देश्य ग्राहक को प्रसन्न करना है। अब आइए जानते हैं कि आपत्ति से कैसे निपटें। अधिकांश आपत्तियां सवालों या चिंताओं के रूप में आती हैं। पहले ग्राहक को सुनें और पुष्टि करें कि आपके उत्पाद ने इसी तरह की स्थितियों में दूसरों की मदद की है। ग्राहकों का विश्वास जीतने के लिए ग्राहक को प्रशंसा पत्र और रेफरेंसेस प्रदान करें जहां भी संभव हो। आपत्ति उनकी इच्छा और भागीदारी का संकेत है। समझें कि ग्राहक आखिर चाहता क्या है। प्रोडक्ट या सर्विस की सच्ची उम्मीदें निर्धारित करें और उन्हें डिलीवर करें। जब आपके खुद के व्यवसाय की बात आती है तो आपको मिलने वाले सामान्य प्रश्नों को सूचीबद्ध करें। फिर इन सवालों के जवाब बनाएं। सवालों के जवाब देने की एक प्रक्रिया बनाएं। पिछले अनुभवों के आधार पर बार बार आने वाली चिंताओं और शिकायतों को सूचीबद्ध करें। भविष्य में समस्याओं से बचने के लिए प्रोडक्ट या सर्विस में क्या बदलाव लाना है, इसका विश्लेषण करें। बची हुई शिकायतों के लिए समाधान की एक प्रक्रिया बनाएं। अंत में शिकायतों और चिंताओं के समाधान के लिए एक प्रक्रिया बनाएं, जैसे सुनना, माफी मांगना, समाधान प्रदान करना, पालन करना और प्रसन्न करना। अनिल, एक सफल एंटरप्रेन्योर के रूप में आपको ग्राहक को सही विकल्प चुनने में भी मदद करनी होगी। दिव्या मैम, ये करने की प्रक्रिया क्या है? हम अब यही चर्चा करने जा रहे हैं। पहले यह समझने की कोशिश करें कि ग्राहक कैसे चुनाव करते हैं। फिर पता लगाएं कि ग्राहक किसी उत्पाद को कैसे चुनते हैं। इससे आपको ग्राहक की पसंद को प्रभावित करने में मदद मिलेगी। यह तालिका विभिन्न ग्राहकों द्वारा किए गए चुनाव को दर्शाती है। तालिका में आप देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के ग्राहक हैं। विभिन्न प्रकार के ग्राहकों के साथ उनके बाइंग क्राइटेरिया, व्यापारिक मुद्दे, निर्णय, बजट, निर्णय प्राधिकरण, क्वालिटी और क्या करना है, ये सब भी शामिल है। ग्राहक की पसंद को प्रभावित करने के लिए ग्राहक के लिए एक संसाधन यानी रिसोर्स के रूप में कार्य करें। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि ग्राहक को क्या चाहिए। उत्पाद के बारे में ग्राहक को शिक्षित करें। प्रोडक्ट की सेल्स को पिच करते समय कंसिस्टेंट रहें। परचेज निर्णय के लिए ग्राहकों से पूछें। ठीक उसी समय आवश्यकता के लिए जरूरी समाधान बेचें। साबुन या डिटर्जेंट जैसे कम भागीदारी वाले उत्पादों के लिए सुविधाएं बेचें। कारों जैसे उच्च भागीदारी वाले उत्पादों के लिए लाभ बेचें। आईटी सॉल्यूशंस या सॉफ्टवेयर जैसी व्यावसायिक जरूरतों के लिए समाधान बेचें। ग्राहक की पसंद को प्रभावित करने के लिए कुछ अन्य सुझाव हैं। ग्राहकों को विकल्पों से अभिभूत ना करें। ग्राहकों को यह महसूस कराएं कि वे नियंत्रण में हैं। ग्राहक को प्रभावित करने के लिए बहुविशेषता यानी मल्टी एट्रीब्यूट निर्णय लेने का उपयोग करें। जरूरत ना होने पर अंतर ना करें। ग्राहक के साथ किसी भी निर्णय को हमेशा सरल रखें।
पिछले अनुभवों से सबलिमिनल धारणाओं को लक्षित करें। उन संदेशों को प्रमुख रखें जो खरीदारी की संभावना को बढ़ाते हैं। ग्राहक की पसंद को वैलिडेट करने के लिए सकारात्मक समीक्षा दें। अंत में गुम होने का डर उपयोग करके एक सकारात्मक संदेश के साथ रहें। याद रखें कि सिफारिशें ग्राहक की व्यस्तता को बढ़ाती हैं। ये अपने आप में क्रॉस सेलिंग और अपकमिंग क्विज़ेस के लिए एक अवसर है। चॉइस ओवरलोड को रोकने से मनोरंजक सूक्ष्म बातचीत के साथ बांटने लायक परिणाम निकाले जा सकते हैं। यह ब्रांड जागरूकता और मान्यता भी बढ़ाता है। चॉइस ओवरलोड को रोकने से क्विज और ऑनलाइन समीक्षाओं के आधार पर व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने वाला उत्पाद बनाया जा सकता है। इसके बाद पोस्ट चॉइस मेकिंग का कारक आता है। ग्राहक को उनके परचेज डिसीजन के बारे में खुशी महसूस कराएं। चुनाव के बाद की अवधि में उनके प्रयासों को कम से कम करें। उन्हें अच्छा और खास महसूस कराएं। ग्राहक को सहज रखने के लिए उन्हें मान्यता प्रदान करें। हमेशा संपर्क में रहने की कोशिश करें। विशेष अवसरों पर उनके साथ अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर बातचीत करें। ग्राहकों की पसंद को प्रभावित करने वाले कारकों को समझें। ये विभिन्न प्रकार के उत्पादों और विभिन्न प्रकार के ग्राहकों के लिए अलग अलग होगा। ग्राहक को सर्वोत्तम सर्विस प्रदान करें, खरीदारी के पहले, दौरान और बाद में भी। विभिन्न चैनलों और स्रोतों के माध्यम से ग्राहक तक पहुंचें और हर समय ग्राहकों की भावनाओं को समझना ना भूलें। अब हम सेल्स पिच बनाने की कला सीखते हैं। मैम, हम ऐसी सेल्स पिच कैसे बना सकते हैं जो ग्राहकों को आकर्षित करे? उसके लिए आपको उन क्षेत्रों की पहचान करने की आवश्यकता है जो सेल्स पिच को अप्रभावी बनाते हैं। सबसे पहले ग्राहक कंपनी का वर्णन करें। यह वह होगा जो हम हैं, हम क्या करते हैं, हम किसकी सेवा करते हैं और कैसे करते हैं। फिर ग्राहक को उत्पाद के बारे में वर्णन करें, जैसे कि उत्पाद क्या है और ये कितना अच्छा है, उत्पाद और किसे पसंद आ रहा है। यदि आप ग्राहक का विश्वास जीत सकते हैं तो यह आपके लिए एक उपलब्धि, मान्यता और सफलता भी होगी। एक विशेष सेल्स पिच के लिए एक महत्वपूर्ण चीज है सिलेक्टिव यानी चयनात्मक सुनना। सूचना में कोई थकान नहीं होनी चाहिए। यदि ग्राहक रुचि नहीं दिखाता तो यह विक्रेता के फोकस में स्पष्टता की कमी के कारण है। अगले सेल्स पिच को ड्राफ्ट करने से पहले पूछें कि दर्शक कौन हैं। फिर उनकी पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करें और वे क्या करते हैं। अगला यह समझने की कोशिश करें कि वे किसे या कब बेचते हैं। फिर समझने की कोशिश करें कि उनकी प्रक्रियाएं क्या हैं। तब आप समझ सकते हैं कि उनकी समस्या क्या है। जब आप उनकी समस्याओं को समझेंगे तो आप जान पाएंगे कि उनकी जरूरतें क्या हैं। आप यह भी पता लगा सकते हैं कि इन जरूरतों से क्या मुद्दे उठ रहे हैं। इससे हम इस प्रश्न पर आएंगे कि आप उनकी मुश्किलों को हल करने में कैसे मदद कर सकते हैं। आपका प्रोडक्ट या सर्विस उनकी आवश्यकताओं को हल करने में कैसे मदद कर सकते हैं। यह एक अच्छी सेल्स पिच की संरचना है। यह सभी स्टेप बाय स्टेप होता है। पहले हुक आता है, फिर उद्देश्य, रोड मैप, समस्या, समाधान, उत्पाद, सारांश, फिर हम ही क्यों और अंत में व्यवसाय की प्रकृति क्या है। मैम, हमें ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कैसा प्रलोभन देना चाहिए? अच्छा सवाल है। तो अब मैं आपको एक अच्छा हुक बनाने की रणनीतियों के बारे में बताती हूँ। मैं आपको बाकी के स्ट्रक्चर्स के बारे में भी बताती हूँ। क्लाइंट के साथ एक निर्विवाद और महत्वपूर्ण सच से शुरुआत करें। उदाहरण के लिए, एक ग्राहक जो अपनी सभी गतिविधियों के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, ये कहकर शुरुआत करें कि टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को एकदम बदल दिया है। फिर एक विपरीत बात कहकर ग्राहक को आश्चर्यचकित कर दें। यह बताएं कि निरंतर कॉल्स, मेल्स सभी एक दुश्मन की तरह हैं। उन्हें समझाइए और अपना समाधान जो आप उन्हें देने जा रहे हैं उनके दिमाग में डाल दीजिए। उदाहरण के लिए, टेक्नोलॉजी पर आधारित कम्युनिकेशन ने कम्युनिकेशन से मानव स्पर्श को छीन लिया है और सभी को एक तरह से देखता है, और इसीलिए हमें ऐसे विकल्पों की आवश्यकता है
जो वास्तविक वार्तालाप करने में मदद करे। अब इस विषमता को ठीक करने के लिए क्लाइंट से एक निर्विवाद और महत्वपूर्ण सत्य के साथ शुरू करें। उदाहरण के लिए, एक ग्राहक जो इवेंट वीडियोग्राफी करता है, उसको ये कहें कि ड्रोन ने इवेंट्स को बेहतर डिटेल्स में कैप्चर करने में मदद की है। फिर क्लाइंट की चिंताओं के बारे में भी कुछ कहें। उदाहरण के लिए, ड्रोन का दुर्घटनाग्रस्त होना एक बार बार होने वाली घटना है और दोनों ही चीजों में खरीदार का बहुत खर्चा होता है, चाहे वो ड्रोन की लागत हो या फिर महत्वपूर्ण डिटेल्स को कैप्चर ना कर पाना। फिर इसके समाधान को बताएं, जो बाद में आप उन्हें विस्तार से समझा सकते हैं। उदाहरण के लिए, ड्रोन के उपयोगकर्ताओं को एक छोटे से प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जिससे वह बेहतर तरीके से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे जितना हो सके दुर्घटनाग्रस्त होने से रोक सकते हैं। इसके बाद आती है कहानी। ऐसी कहानी के साथ शुरू करें जहां एक समस्या थी, फिर समस्या का समाधान कैसे किया गया ये समझाएं। एक असंबंधित प्रश्न से शुरू करें, जैसे कि आपका पसंदीदा टीवी शो क्या है? अभी की समस्या इससे जोड़ें। चापलूसी के रूप में ग्राहक की प्रशंसा के साथ शुरू करें, यह स्थापित करते हुए कि आपको उनकी सेवा करने में बेहद रुचि है। उद्देश्य और रोड मैप इस बारे में है कि ग्राहक को आपकी प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुति को सुनने से क्या मिलता है। उदाहरण के तौर पर, कैसे आजकल टेक्नोलॉजी के चलते बातचीत में कोई वास्तविकता नहीं है। यह कहकर फिर अनुसरण करें कि आज हम चर्चा करेंगे कि टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स पर व्यावसायिक बातचीत को वास्तविक कैसे बनाया जा सकता है। यह आपको XYZ तरीकों से मदद करेगा। फिर जल्दी से रोडमैप की मुख्य प्रस्तुति दें और उसमें कितना समय लगेगा ये समझाएं। समस्या और समाधान को संभालने के लिए समस्या की अपनी समझ को प्रस्तुत करें। उन्हें समस्या को परिभाषित करने के लिए कहें। उनकी आवश्यकता को समझने के लिए प्रश्न करें। उनके इनपुट्स को इकट्ठा करते हुए उनकी आवश्यकता का वर्णन करें। आदर्श समाधान क्या होना चाहिए इसकी जांच करें। अच्छे से समझाएं कि आपको क्या लगता है कि एक आदर्श समाधान होना चाहिए। आदर्श समाधान के विवरण पर सहमति लें। उत्पाद के विवरण और सारांश के बारे में शुरू करें कि जैसे उत्पाद प्रदान किया जा रहा है वो समाधान के लिए फिट बैठता है। समाधान का वर्णन करें, उत्पाद की विशेषताओं का नहीं। अन्य ग्राहकों के लिए समान समस्याओं को हल करने वाली कहानियों का उपयोग करें। यदि उपलब्ध हो तो उत्पाद का वर्णन करने वाले प्रशंसा पत्र का उपयोग करें। परिभाषित जरूरतों को सारांशित करें। समाधान वर्णन करें और आवश्यकता के साथ उत्पाद फिट करें। जब ये इस बात पर आता है कि हम ही क्यों, तो पुरस्कार और मान्यताओं से शुरू करें। फिर कंपनी की पृष्ठभूमि और उसकी अब तक की यात्रा के बारे में बताएं। आपकी कंपनी की यात्रा आपके प्रतियोगी से कैसे अलग है, इससे शुरू कर सकते हैं। उदाहरण दें, इनोवेशन, मुद्दों के शीघ्र समाधान, उचित मूल्य निर्धारण और अनुकूल समाधान। यदि हो तो प्रशंसा पत्र प्रदान करें। वैकल्पिक रूप से पोस्ट सारांश, उनके बारे में पूछें कि वे अपने सेवा प्रदाता में क्या देखते हैं और फिर खुद को उस विवरण में रखें। जो नहीं मांगा जाता वो अक्सर नहीं दिया जाता। क्लोज मांगे बिना पिच मत छोड़िए। आप कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं? ऐसे सवालों का उपयोग करें। क्या आप निर्णय लेने से पहले हमसे कुछ और चाहते हैं? क्या हमारा उत्पाद आपकी आवश्यकताओं को हल करता है? अंत में आप उनसे पूछ सकते हैं कि वे यहाँ से आगे बढ़ना चाहते हैं। आगे वे आपसे क्या करवाना चाहते हैं, चाहे वे आपका प्रस्ताव खरीदें या नहीं। फिर भी उनकी परचेज की रुचि के बारे में विचार प्राप्त करने की कोशिश करें। अब देखते हैं कि मार्केटिंग की चुनौतियां और समाधान क्या हैं। मैम, क्या मार्केटिंग में चुनौतियां और उनके हल संबंधित होते हैं? जी हाँ अनिल, आपको जल्द ही पता चल जाएगा। अब हम व्यवसायों द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख मार्केटिंग चुनौतियों की पहचान करते हैं और उन्हें इन चुनौतियों का सामना करने के लिए समाधानों से लैस करते हैं। सबसे पहले, सभी ग्राहक मैनेजिंग कस्टमर हेट्रोजेनी यानी प्रबंध ग्राहक विषमता के अनुसार भिन्न होते हैं। सभी ग्राहक
ग्राहक गतिशीलता के प्रबंधन के अनुसार बदलते हैं। सभी प्रतियोगी सस्टेनेबल प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के प्रबंधन के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं। सभी संसाधन प्रबंधन संसाधन व्यापार कार्यालयों के अनुसार सीमित हैं। पर्यावरणीय कारकों जैसे कि ग्राहक विशेषताओं, प्रतियोगी के कार्यों और सीमित संसाधनों के कारण कुछ प्रमुख कार्य हैं जिनके व्यवसायों को प्रबंधित करना है। क्योंकि सभी ग्राहक अलग अलग हैं, व्यवसायों को विविधता का प्रबंधन करना है। क्योंकि ग्राहक लगातार बदलते रहते हैं, व्यवसायों को गतिशीलता का प्रबंधन करना पड़ता है। क्योंकि प्रतिस्पर्धी समान संसाधनों और ग्राहक आधार के लिए लड़ते हैं, व्यवसायों को समान संसाधन आधार के साथ प्रबंधन करना पड़ता है और स्थायी लाभ का निर्माण करना पड़ता है। मार्केटिंग चुनौतियां यातायात और लीड पैदा करने के साथ शुरू होती हैं। फिर मार्केटिंग गतिविधियों पर रिटर्न को भी देखना होगा। कुछ अन्य चुनौतियां पर्याप्त बजट, वेबसाइट प्रबंधन, व्यवसाय की जरूरतों के लिए सही तकनीक, अंतर्राष्ट्रीय सामग्री निर्माण और टीम को प्रशिक्षित करने के लिए सुरक्षित हैं। सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य जो मार्केटर्स को सामना करना पड़ता है वह ग्राहक की पहचान करने और उस ग्राहक को आकर्षित करने में सक्षम होने के साथ संबंधित होता है, जैसे कि मार्केटिंग गतिविधियों पर निवेश रिटर्न कमाता है। यह चुनौतियां सभी प्लेटफॉर्मों में व्याप्त हैं और जैसा कि आज के डिजिटल युग में किसी भी व्यवसाय के लिए दर्शक अंतर्राष्ट्रीय हैं, फर्मों को ऐसी सामग्री की आवश्यकता होती है जो अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को लक्षित और कार्य करती हो। फिर मुद्दे भी हैं। ट्रैफिक और लीड जनरेट करते समय मांग कैसे बनाएं, इस पर समस्याएं हैं। विकल्पों की विस्तृत एरे को देखते हुए फोकस क्षेत्रों की पहचान करना मुश्किल है। ग्राहकों की जरूरतों की पहचान करके अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद का पता लगाना एक और चुनौती है, क्योंकि आपको इसे दर्शकों के नोटिस को लक्षित करने के लिए भी लाना होगा। मार्केटिंग गतिविधियों पर रिटर्न में भी समस्याएं हैं। इन मुद्दों में से एक है, हर मार्केटिंग गतिविधि पर निवेश को ट्रैक करना मुश्किल है। आप मार्केटिंग और ग्राहक संबंध प्रबंधन या CRM सॉफ्टवेयर के बीच लूप बनाकर मार्केटिंग गतिविधियों और बिक्री परिणामों को जोड़कर कार्रवाई कर सकते हैं। पर्याप्त बजट सुरक्षित करना एक और मुद्दा है। छोटे संगठनों के लिए मार्केटिंग गतिविधियों के लिए धन प्राप्त करना मुश्किल है। इसके लिए आप ROI की गणना करने या निवेश पर वापसी करने, सफल इनबाउंड मार्केटिंग बनाने या कुशल मार्केटिंग रणनीति द्वारा कार्य करने जैसी कार्रवाई कर सकते हैं। वेबसाइट प्रबंधन भी लेखन और सामग्री प्रबंधन जैसे मुद्दों का सामना करता है। दर्शकों को वेबसाइट या दर्शकों से जुड़ाव के लिए आकर्षित करता है। एक सफल वेबसाइट बनाने के लिए आप लोडिंग समय का अनुकूलन कर सकते हैं। सामग्री विकसित करने के लिए फ्रीलांसरों का उपयोग करें। एक मंच पर होस्ट वेबसाइट जो सभी मार्केटिंग चैनलों को एकत्रित करती है। व्यापार की जरूरतों के लिए सही तकनीक के भी मुद्दे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि टेक्नोलॉजी पर प्रतिक्रिया बिखरी हुई है। एकाधिक आवश्यकताओं के लिए कई तकनीकी समाधानों की आवश्यकता होती है। मार्केटिंग ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के लिए आप कार्य यहां कर सकते हैं। इसके अलावा आप उपयोग किए जा रहे विभिन्न सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी को एकत्रित करने वाले प्लेटफॉर्मों का उपयोग कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए लक्षित सामग्री भी मुद्दों का सामना करती है। आदर्श लक्ष्य की पहचान करने जैसे मुद्दे हैं। एक और मुद्दा यह है कि विभिन्न देशों और संस्कृतियों के दर्शकों के लिए प्लेटफॉर्मों को कैसे व्यवस्थित और अनुकूलित किया जाए। आपके द्वारा यहाँ की जाने वाली कार्रवाइयां विकास बाजारों की पहचान करना है। सभी बाजारों को लक्षित ना करें, लेकिन जो आपके लिए सही हैं। अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए स्थानीय रुझानों का भी पता लगाएं और एकत्रित करें। टीम को प्रशिक्षित करते समय आप जिन मुद्दों का सामना कर सकते हैं वे तकनीक के रूप में अप्रचलित हो रहे हैं और रुझान जल्द ही अप्रचलित हो जाते हैं। अलग अलग समय और सांस्कृतिक संदर्भों में प्रासंगिक प्रशिक्षणों की पहचान करना भी मुश्किल है। यहाँ आप टीम की वर्तमान स्थिति और आवश्यक सुधारों का मूल्यांकन करने जैसे कार्रवाई कर सकते हैं। आप यह भी पहचान सकते हैं कि किसे पहचानना है और किसे कोच करना है।
अंत में इसे सभी को एक साथ लाना है और ग्राहक का ध्यान आकर्षित करना है। सार्थक जुड़ाव और विकास को आगे बढ़ाएं, सही समय पर सही लोगों तक पहुंचाएं। प्राथमिकताओं को पहले सेट और फॉलो करें और खुद को अलग करें। इसके अलावा एक अभियान को जरूरत के हिसाब से रोक दें। अनिल, आपको यह भी पता होना चाहिए कि किसी प्रोडक्ट के सफल होने के लिए आपको मेल खाते हुए समाधान के साथ साथ कॉन्टैक्ट्स भी चाहिए। मैचिंग सॉल्यूशन और कॉन्टैक्ट, ये हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं मैम? किसी भी उत्पाद के सफल होने के लिए उसे बाजार में फिट होना चाहिए। किसी समाधान के सफल होने के लिए ग्राहक की आवश्यकताओं को पूरा करना होगा, विशेष रूप से उनके लक्ष्यों को। सेल्स मैनेजमेंट और मार्केटिंग लीडरशिप के लिए यह जिम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करें कि वे बाजार और ग्राहक के साथ उत्पादों और समाधानों का मिलान करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं का विकास करें। सबसे पहले आपको ग्राहक की वर्तमान स्थिति को समझने की आवश्यकता है। पहचानें कि ग्राहक कैसे काम करते हैं और वे कौन से समाधान हैं जो वे अभी उपयोग करते हैं। ग्राहक क्या उपयोग करता है? अगला, क्या प्रक्रियाएं हैं? खरीद की मात्रा, खरीद की लागत क्या है? फिर समस्या की पहचान करें। ग्राहक की स्थिति के आधार पर उनकी स्थिति में पेन पॉइंट्स की पहचान करें। उसके बाद समस्या को फंसाने का समय है। ग्राहक की जरूरत के समाधान में यह पेन कैसे प्रकट होते हैं, इन समस्याओं के कारण ग्राहक क्या करता है, तब आप जरूरत को समझ पाएंगे। पहचानें कि ये क्या है कि ग्राहक को इन समस्याओं को हल करने की आवश्यकता है। सेल ग्राहक के बारे में है, इसलिए ग्राहकों के लिए पेन पॉइंट्स की पहचान करना और ये पेन पॉइंट किस स्तर पर ग्राहक को आपके उत्पादों को अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। ग्राहकों की जरूरतों के साथ उत्पादों का मिलान करने के लिए आवश्यक पहला कदम ग्राहक की जरूरतों की पहचान करना है। उपभोक्ताओं के मनोवैज्ञानिक, जनसांख्यिकीय और व्यवहार संबंधी आंकड़ों के आधार पर उन्हें अलग अलग समूहों में विभाजित किया जा सकता है। इन समूहों के लिए सामान्य आवश्यकताओं की पहचान करना आसान है। उन ग्राहकों का विश्लेषण करना जो विभिन्न पॉइंट्स पर चले गए और उनकी चिंता अन्य समान ग्राहकों की जरूरतों को समझने में मदद कर सकती है। संबंधित उत्पाद खरीद के आधार पर ग्राहकों की जरूरतों को पहचानें। जैसे कोई व्यक्ति जो स्मार्टफोन खरीद सकता है, समान गैजेट्स के लिए आकर्षित हो सकता है। यह सेल्स का एक पॉइंट हो सकता है। जब विक्रेता व्यक्तिगत रूप से ग्राहकों के साथ बातचीत करते हैं, तो ग्राहकों की जरूरतों को समझना, उन्हें सवाल पूछने और क्या क्यों से आगे बढ़ना संभव है। लेकिन जब अद्वितीय व्यक्तियों की बजाय एक व्यापक ग्राहक आधार के लिए समझने की आवश्यकता होती है, तो ग्राहक की जरूरतों की पहचान करने के विभिन्न तरीके होते हैं। माध्यमिक डेटा एक कुशल और लागत प्रभावी तरीका है, लेकिन किस पॉइंट पर सेकेंडरी डेटा का उपयोग किया जाएगा, यह अभी भी समझने की आवश्यकता है। अब कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो ग्राहक के लिए मिलते जुलते समाधान देते हैं। ये पॉइंट्स क्या हैं मैम? ये पॉइंट्स हैं ग्राहक विशेषताएं, साइकोग्राफिक विशेषताएं, डेमोग्राफिक विशेषताएं, खरीदारी का इतिहास, खरीदारी की जगह, ईट और मोटर स्टोर, ऑनलाइन, टेलीफोनिक, प्रोडक्ट और सर्विस विशेषताएं, उत्पाद के प्रकार, वेरिएंस, वॉल्यूम और क्वांटिटी, संगठन का लक्ष्य, ग्राहकों के प्रति वफादारी, सेल्स और रेवेन्यू में वृद्धि। ग्राहक के डेटा के आधार पर व्यवसाय सही समय पर और सही चैनल के माध्यम से ग्राहकों को अत्यधिक अनुकूलित समाधान प्रदान कर सकते हैं। अगला सबसे अच्छा ऑफर संगठन के लक्ष्यों और उसके उत्पाद की विशेषताओं के साथ ग्राहकों की विशेषताओं और उनके पसंद के चैनल का मेल कराता है। संगठन की विशेषताओं और ग्राहकों की आवश्यकताओं के बीच एक मिलान प्राप्त करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि व्यवसाय में इन चरणों का पालन करें। फर्म क्या हासिल करना चाहती है? उदाहरण के लिए, एक व्यवसाय जो बढ़ा हुआ रेवेन्यू चाहता है, वह उस रणनीति का उपयोग नहीं करेगा जो किसी फर्म में ग्राहक की वफादारी के निर्माण में उपयोग होती है। ग्राहक का डेटा विश्लेषण, आवश्यकता की पहचान और भविष्य की खरीद की जरूरत को पहचानना है।
ग्राहक का विश्लेषण प्रस्ताव को व्यक्ति के द्वारा या ऑनलाइन कब और कैसे पहुंचाना है इसमें मदद करता है। ग्राहकों के साथ हुए अनुभवों से जाने, समस्याओं और क्षमताओं की पहचान करना, अनुभवों को बेहतर बनाने के प्रयोग। एनबीओज और न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज यानी नए व्यापार के अवसरों को एक खरीद, वफादारी या दोनों को प्रेरित करने के लिए डिजाइन किया गया है। वे उत्पाद, सेवाएं या संबंध हो सकते हैं। सेलिंग यानी बेचना केवल बिक्री करना नहीं है। ऐसे कई पॉइंट्स हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। ये पॉइंट्स क्या हैं मैम? ये सेलिंग पॉइंट्स हैं: प्रस्ताव को पेश करना, संदेह का समाधान, समापन, संबंध बनाना और जांच करना। एक एनबीओ का निर्माण व्यवसाय के लिए उपयोग किया जा सकता है जब सेल्स व्यक्ति प्रोडक्ट या सर्विस और सौदे को भी अच्छी तरह से बेच सकता है। बेचने में खरीद के पहले और बाद की प्रक्रिया शामिल है। ऑफर प्रस्तुत करते समय विशेषताओं का लाभों के साथ मिलान करें। यहाँ आपको उत्पाद विशेषताओं का वर्णन करने की आवश्यकता है। उन सुविधाओं से प्राप्त लाभों का वर्णन करें और इन लाभों को आवश्यकताओं से जोड़ें। उत्पाद को ग्राहक के लिए आकर्षक बनाएं। यदि संभव हो तो ग्राहक से उत्पाद को इस्तेमाल करने का प्रयास करें। यदि संभव हो तो उपयोग अनुभव के माध्यम से उन्हें समझाएं। ग्राहक की जरूरतों की पहचान करने की प्रक्रिया में सेल्स व्यक्ति ग्राहक को उनकी आवश्यकता के बारे में जानकारी देता है, पर यह तभी होता है जब उत्पाद को ऐसे प्रस्तुत किया जाए कि वह ग्राहक की आवश्यकताओं से मेल खाता हो। ऐसे में बेचना प्रभावी होता है। ग्राहक की शंकाओं का समाधान करने के लिए सेल्स व्यक्ति को उत्पाद या उसकी विशेषताओं के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ग्राहक अक्सर अन्य उपलब्ध विकल्पों के साथ उत्पाद की तुलना करते हैं और इन सवालों के जवाब देने के लिए सेल्स व्यक्ति को प्रतिस्पर्धी के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। ग्राहक की चिंताओं को समझने के लिए उनकी बात सुने। सेल्स के लोगों को ग्राहक को सक्रिय रूप से सुनने की जरूरत होती है और उनकी चिंताओं का जवाब देने से पहले उन्हें अच्छी तरह से समझें। जब आप उत्पाद को पहचानी गई जरूरतों के खिलाफ रखते हैं, तब ग्राहक को कुछ प्रश्न और चिंताएं हो सकती हैं। इस स्तर पर व्यवसायों को ज्ञान और कौशल दोनों की आवश्यकता होती है। सेल्स पूरी करने से पहले संदेह की पुनः पुष्टि करें। किसी भी अन्य संदेह के लिए एक बार उपभोक्ता से पूछें। खरीदारी के लिए ग्राहकों से एक अनुबंध की मांग करें। ग्राहक की खरीदारी करने में मदद करें। किसी भी तरह की मदद प्रदान कर सकते हैं, जैसे कि क्रेडिट या किश्तों का विकल्प। यदि कुछ अन्य उत्पाद ग्राहक को अभी या बाद में बेचे जा सकते हैं, तो इसके बारे में बात करें। संदेह के समाधान के आधार पर ग्राहक या तो खरीदना पसंद करता है या नहीं। यह महत्वपूर्ण है कि सेल्स व्यक्ति ग्राहक को सेल्स के लिए कहे, क्योंकि अक्सर जो पूछा नहीं जाता वह दिया भी नहीं जाता। अब हम ग्राहकों के साथ संबंध बनाना और उसकी जांच करने के बारे में चर्चा करेंगे। ग्राहकों से एक अच्छा संबंध बनाने के मुख्य कारक क्या हैं मैम? संबंध बनाने में कई पॉइंट्स हैं। कुछ हैं होम डिलीवरी यानी घर पर पहुंचाना, डेमोन्स्ट्रेशन यानी प्रस्तुति करना, खरीद के बाद संदेह संकल्प, वादे पर उधार, ग्राहक संतुष्टि की जांच करना, संपर्क बनाए रखना, विशेष अवसर की कामनाएं, सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए पूछें। खरीद के बाद भी ग्राहक के साथ संबंध महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक संतुष्ट ग्राहक सकारात्मक प्रचार करता है। एक नए ग्राहक को प्राप्त करने की तुलना में ग्राहक को बनाए रखना कम मुश्किल है, और एक नए ग्राहक की जरूरतों की पहचान करने की तुलना में एक ऐसे ग्राहक की जरूरतों को पूरा करना आसान है जिसे आप पहले से जानते हैं। अपने व्यवसाय में हमेशा ग्राहक को सुनने और उनकी आवश्यकताओं की पहचान करें। जरूरतों के साथ उत्पाद का मिलान करने के लिए आपको एक समाधान बनाने की आवश्यकता है। ग्राहकों को समाधान के बारे में सूचित करें, उत्पाद के नहीं। उसके बाद संदेह को स्पष्ट करें और फिर खरीद के लिए पूछें। इसी तरह ग्राहक की सेवा खरीद के बाद भी करते रहें। अनिल, क्या आप जानते हैं कि व्यापार में मूल्य क्या है? नहीं मैम, क्या आप बता सकती हैं? मूल्य ग्राहक द्वारा निर्धारित किया जाता है, एक प्रोडक्ट या सर्विस के उपयोग के लिए जो हम उसे प्रदान करते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक ही उत्पाद विभिन्न समूहों के लिए विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है। यह भी संभव है कि ग्राहक स्वयं किसी उत्पाद या विशेषता के मूल्य के बारे में सचेत रूप से नहीं सोचते या समझते।
कोई पूछ सकता है कि मूल्य दृष्टिकोण को अपनाने से क्या फायदा है? जवाब यह है कि यह स्पष्ट भेदभाव करने में मदद करता है। ये ग्राहकों को यह समझाने में भी मदद करता है कि उन्हें कितना फायदा होता है। धन्यवाद दिव्या मैम, ये बहुत ही सूचनात्मक था। आपका हमेशा स्वागत है अनिल।